ओम शांति। क्यों व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं और इतने बीमार पड़ते हैं? क्यों शरीर का स्वास्थ्य गवा बैठे हैं? क्यों समाज अपना स्वास्थ्य गवा बैठा है और रुग्ण हो गया है? क्यों आर्थिक अव्यवस्था है? क्यों समाज में अराजकता है? कहीं ना कहीं हर एक का कारण काम ही है। सूक्ष्म में काम और कामनाएं, इसने संसार में उथल पुथल मचा दी है। तो प्रश्न हम कर रहे थे कि ये इतना क्यों बढ़ा, क्या कारण है? ऐसा क्या हो गया संसार में? ऐसा किसने आकर क्या कर दिया जो सारे विश्व ने उसे स्वीकार कर लिया? क्या विश्व इतना पतन था विश्व में 200 वर्ष पहले? शायद इतना नहीं था जितना अब है। एक व्यक्ति था जर्मनी में जिसका जन्म हुआ, सारे विश्व को हिला देने में उसने बहुत बड़ा पार्ट अदा किया है। अगर वो ना होता तो शायद संसार में इतना ना बढ़ता गम विकार। द फादर ऑफ साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्राइड, जर्मनी में जन्मा साइकोएनालिसिस्ट सिगमंड फ्राइड। ब्रह्मचर्य को समझने के लिए फ्राइड को समझना बहुत जरूरी है। जितनी खोज इस व्यक्ति ने की काम विकार के बारे में, जितनी गहराई से इसने अध्ययन किया लाखों लोगों पर काम विकार के बारे में, उतना शायद मनुष्य जाति में आज तक, द्वापर से अब तक किसी ने नहीं किया। एक एक परतों को उघाड़ा, एक एक परतों को खोला। कहां से जन्म होता है, कहां से निकलता है, क्या है ये, क्यों ये विक्षिप्तता है संसार में, क्यों लोग पागल है इसके पीछे? क्योंकि मनुष्यता को देखा जाए तो पूरी पृथ्वी का जैसे केंद्र यौन है। इसके अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं। सारा सृष्टि इर्द गिर्द घूम रही है, ले लेकर सब कुछ वहीं आ जाते हैं। बहुत गहरा चिंतन किया उसने। शायद भारत में भी किसी ने इतना चिंतन नहीं किया होगा उसका, पर उसका चिंतन जो था वो केवल देह के तल पर था, मन के तल पर था, बस। और भारत में जो चिंतन हुआ उसकी तो फ्राइड ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और वो चिंतन तो कब से हो चुका था। शायद वो अगर भारत आता तो उसने जो कुछ लिखा वो रिजेक्ट कर चुका होता खुद ही, पर उसे चांस ही नहीं मिला। जगदीश भाई जी ने अपनी किताब में बहुत विस्तार से इसके बारे में लिखा है। जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक हुए जिसका नाम था सिगमंड फ्राइड। उनका यह मत था कि मनुष्य की अनेकानेक मौलिक प्रवृत्तियां, जिसको कहते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट अर्थात मूल वृत्ति, मूल स्वरूप, नेचुरल स्वरूप में काम की प्रवृत्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने भाषणों में और लेखनों में यह बताने का भरसक यत्न किया कि शिशु काल से ही जब बच्चा दूध मुआ होता है तब से ही विभिन्न रूपों में उसमें लैंगिक आकर्षण अभिव्यक्त होता रहता है। उन्होंने यह कहा कि बचपन से ही कन्या का अपने पिता के प्रति और बालक का अपनी माता के प्रति अधिक आकर्षण रहता है। ये चालू बहुत शुरुआत में हो जाता है, उसका कहना था। और उसने जो कुछ भी कहा वो सारे विश्व ने ऐसे स्वीकार कर लिया, तुरंत स्वीकार करते गया, क्योंकि उसकी बातें लॉजिकल थी। उसकी बातें ऐसी थी, मंत्रमुग्ध कर दिया सभी को, जितने पश्चिम के देश थे। और भारत ने भी उसका अंधानुकरण किया। भारत भी पीछे नहीं रहा इस बारे में। भारत अपनी संस्कृति को भूलकर इधर आकर्षित हुआ। भारत को लगा कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो कुछ कह रहा है इसमें दम है। इसके लिए आकर्षण उसकी हर बात की तरफ हुआ। जबकि काल इसके ही जो दो शिष्य थे सिगमंड फ्राइड के, एल्डर एंड जुंग, इनका ही अपने गुरु से विरोधाभास हो गया और वो दोनों अलग हो गए।
फ्रायड ने अपने इस मत का प्रतिपादन करते हुए कुछ ऐतिहासिक दृष्टांतों तथा कुछ बालकों के निरीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों द्वारा किया है। इस प्रसंग में उन्होंने यूनान देश की एक पौराणिक कथा का भी उदाहरण दिया है। उसमें एक ओडिपस नाम का व्यक्ति है। उसने 3 सिद्धांत है उसके। पहला तो है ओडिपस। अब ओडिपस नाम का एक बच्चा था। उसने क्या किया, अपने पिता को मार दिया और अपनी मां से शादी की। ये कहानी है पौराणिक पश्चिम की, कि अपने पिता का कत्ल करके उसने मां से शादी कर दी। इस वृत्तांत का हवाला देते हुए फ्रायड ने बालक का अपनी माता के प्रति जो आकर्षण है उसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। इसलिए बच्चा जन्म होता है, बच्चे का ज्यादा आकर्षण मां की तरफ होता है, बच्ची का ज्यादा आकर्षण पिता की तरफ होता है। वो पिता की तरफ आकर्षण को उसने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नाम दिया। बच्चे का जो आकर्षण है मां की तरफ, उसको इडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया। इसमें इलेक्ट्रा नाम की एक बालिका थी जिसने अपने भाइयों से मिलकर अपनी माता का वध कर दिया। बालिकाओं के इस प्रकार अपने पिता के प्रति जो आकर्षण है उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी। इसके अतिरिक्त फ्रायड ने अनेकानेक बालिकाओं और बालकों के जीवनों का अध्ययन करके यह पता किया कि प्रारंभ से ही बालक तथा बालिका अपने शरीर से प्यार करते हैं। ये 2 बातें, पहला इडिपस कॉम्प्लेक्स, सेकंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तीसरा है नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म अर्थात अपने ही शरीर से प्यार, जो उस दिन भी कहा था। नीलगिरी का जो पेड़ होता है वो कहाँ होता है? पानी के पास। उसी को नीलगिरी के उसी पेड़ को इंग्लिश में नार्सिसस कहा जाता है। नार्सिसस की यूनान की कथा है कि वो अपने ही प्रेम में पड़ गया और अपने को ही देखते रहता था दिन रात। तो बचपन से ही बालक और बालिकाओं को अपने ही शरीर से प्यार होता है। इसे फ्रायड ने नार्सिसिज्म का नाम दिया। फ्रायड कहता है कि बालक बालिकाएं अपने अपने शरीरों के ऐसे भागों को खोजते हैं जिसमें उन्हें इंद्रिय सुख, प्लेजर मिलता है। सेल्फ इरोटिज्म की संज्ञा दी। इस प्रकार की चर्चा करते हुए फ्रायड ने लैंगिक आकर्षण और बाद में काम को मनुष्य की मौलिक, महत्वपूर्ण एवं स्वाभाविक वृत्ति माना है और इस बात को जोर दिया है कि इस स्वाभाविक इच्छा को दमन न किया जाए। तो फ्रायड किस सिद्धांत पर पहुंचा? स्टडी की उसने, देखा व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या है, एक एक व्यक्ति की खोज की, तलाश की। वो कारागार में गया, वो मेंटल हॉस्पिटल्स में गया, खोज की ये लोग पागल क्यों हुए। तो उसका ये निष्कर्ष निकला कि इन सब ने दमन किया है। क्यों दमन किया है? किसका दमन किया है? काम वृत्ति का दमन किया है। और काम वृत्ति का दमन करने से विक्षिप्तता जागती है, मैडनेस आती है, पागलपन आता है। ये उसका निष्कर्ष निकला। तो उसने अपने जीवन पर जो कुछ अध्ययन किया, नार्सिस, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, नार्सिसिज्म, ये तीनों चीजें उसने प्रतिपादित की और फिर कहा कि अगर काम जो है ये मूल वृत्ति है, अगर इसको दबाया गया तो पागलपन जागृत होता है। और उसके इस सिद्धांत को सारे विश्व भर ने तुरंत स्वीकार किया कि हमें पागल नहीं होना है। कौन पागल होना चाहता है? अगर हम किसी भी रीति से इसको दबाते हैं, शास्त्रों के आधार से, किसी धर्म स्थापक के वचनों के आधार से, तो पागलपन जागृत होगा। फ्रायड का कहना है कि मनुष्य के मन का अध्ययन करने के लिए उसने, ये प्रथम व्यक्ति है जिसने ये सोचा कि मनुष्य के मन के गहरे तल है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड बताने वाला कौन है? यही है। सिगमंड फ्रायड कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत तत्वशील, बहुत खोज की मनुष्य के मन की। उसने गहराई में गया वो। तो उसने खोज की मन जो है, ये जो तुम जिसको मन कहते हो, केवल ऊपर ऊपर के नहीं, उसके 3 भाग है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। उसने 3 भाग किए मन के, 3 स्तरों में बांटा है। मनुष्य के मन को ग्लेशियर से उपमा देते हुए उसने बताया कि जैसे ग्लेशियर अर्थात हिमखंड, जैसे बर्फ होता है ना, ये पानी है, ये बर्फ, और ये बर्फ नीचे, तो जो दिख रहा है वो ऊपर है, ये नीचे है। तो उसने कहा जो ऊपर का भाग है वो कुल 1/7, एक भाग है, 6 भाग नीचे है। जो हम देख रहे हैं मन का वो एक हिस्सा है जो यहाँ है, यहाँ पर सारी समाज की व्यवस्थाएं आ रही है, पर ये जो सबसे गहरे तल में है वहाँ कुछ और है।
ये उसका कहना था। उसने ग्लेशियर का लगभग 6/7 भाग पानी में डूबा हुआ रहता है और दिखाई नहीं देता है। तो ये सब उसने किया। इसको चेतन कहा, इसको अवचेतन कहा, और उसने कहा कि एक है अचेतन। फिर बाद में उसने उस अचेतन को रिजेक्ट कर दिया, अनकॉन्शियस को, और उसको एक दूसरा नाम दिया, फिर वो हम देखेंगे। तो उसका क्या कहना है कि ये जो अचेतन है वह मनुष्य के व्यक्तित्व, उसके बर्ताव, चरित्र और उसके व्यवहार की बहुत प्रभावित करता है। और अचेतन मन में मनुष्य की बहुत सी इच्छाएं रहती है, यहाँ पर बहुत सी कामनाएं दबी हुई रहती है, और अक्सर अवसर तथा चेतन मन से स्वीकृति मिलने पर नाना प्रकार से अभिव्यक्ति होता है। फ्राइड के इन बातों को और अधिक स्पष्ट करते हुए उपमा की रीति से कहा कि मनुष्य का अचेतन मन एक स्टोर रूम के जैसा है, जिसमें कि बाहर से आए व्यक्तियों की तरह सब प्रकार की इच्छाएं चेतन मन रूपी कोठी में जाने की इंतजार में रहती है, परंतु बीच में दरवाजे पर खड़े होकर सेंसर रूपी चौकीदार उसे अंदर जाने से रोकता है। उसने कहा कि ये दो मन जो है, इसके पीछे एक बीच में बैरियर है, प्री कॉन्शियस। ये डायरेक्ट अंदर नहीं जाने देता है। कोई भी इच्छा उत्पन्न हुई अंदर नहीं घुसती है, टाइम लगता है। ये उसको सेंसर है, ये देखता है ये जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। ये वो समाज है, मर्यादा है, समाज की परिपाटी है। समाज कहता है तुम ऐसा नहीं करना, पर अगर समाज ने ही मान लिया ये स्वाभाविक है, तो वो चीज अंदर जाएगी। फिर इस प्रकार की व्याख्या करते हुए फ्राइड ने कहा है कि सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, सामाजिक मर्यादाएं, रीति रिवाज की चेतना मनुष्य की अनेक अनेक प्रकार की इच्छाओं को इसलिए अभिव्यक्ति पाने से रोकती है कि समाज उन्हें अच्छा नहीं मानता। फिर समयांतर में वो इच्छाएं रूप बदलकर अथवा लुके छुपे अभिव्यक्ति हो जाती है। यदि उन्हें अभिव्यक्ति करने की बजाय दबा दिया जाए तो मनुष्य को कई प्रकार की मानसिक रोग और उसमें कई लक्षण, एबनॉर्मेलिटीज उत्पन्न होती है। अब फ्राइड के और 3 सिद्धांत हैं। एक को उसने कहा इद और एक को कहा सुपर ईगो। ईद अर्थात इच्छाएं, जो कुछ प्रकट हो रही है वो सब। सुपर ईगो अर्थात समाज की मर्यादा है। समाज ने जो सिखाया है, ये पहनो, ऐसा नहीं पहनो, ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ये समाज ने सिखाया है। इच्छाएं सदा ईगो में जाकर अभिव्यक्त होना चाहती है, परंतु सुपर ईगो अर्थात ये मर्यादा है प्रकट करने के लिए रोकती है। इस प्रकार मनुष्य में ईगो और सुपर ईगो में सदा एक द्वंद्व रहता है। अब फ्राइड के इस मत के भयंकर परिणाम ये उसने प्रतिपादित कर दिया, और सारे समाज ने, केवल एक देश नहीं, उसका जन्म जर्मनी में हुआ, पूरे रशिया ने इसको मान लिया, पूरे यूरोप ने इसको मान लिया, पूरे एशिया में कॉन्सेप्ट फैल गया, ऑस्ट्रेलिया में कॉन्सेप्ट फैल गया, पूरा अमेरिका इसकी चपेट में आ गया कि सब ने स्वीकार किया। पिछले 100 साल में इसका, फ्राइड का जन्म हुआ है 1856 में और डेथ हुई 1939 में। ये सिनेमा तेजी से कब आया? पहले तो म्यूट साइलेंट सिनेमा रहता था। ये सब कहाँ से बनना चालू हुआ? 1950s में सब चालू हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आई, और काम तभी से बढ़ा ना। लोगों ने कहाँ से सीखा काम विकार? सबसे ज्यादा फिल्मों से। अगर ये फिल्में नहीं होती तो इतना कामुक नहीं होता संसार, वहां से जाके सीखा सबने। अब भयंकर परिणाम। तो फ्राइड ने पिछले 50-60 वर्षों में विदेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। लोग काम वासना को स्वाभाविक मांगते हुए स्थापित मर्यादाओं को तीव्र गति से तोड़ते चालू गए। हिप्पीज मूवमेंट, पता है? हिप्पीज एक नया मूवमेंट आया था अमेरिका में, सारे विश्व भर में फैल गया। बड़े बड़े बाल हिप्पी होते थे ना, ट्री हगिंग करते थे, विश्व भर में घूमते थे, उनको कुछ भी स्वीकार नहीं था। फ्री लिविंग, परमिसिव सोसाइटी, ये सब नहीं चाहिए हमको। ड्रग्स जो चाहिए, मतलब जीवन का लक्ष्य है खुशी, एंजॉयमेंट। इसको ही इपिक्यूरियन कहा गया। भारत में भी ऐसा एक सिद्धांत आया था, चरवाक फिलॉसफी। चरवाक नाम का एक व्यक्ति था, खाओ पियो मौज करो। आत्मा है, कहाँ है दिखाओ। परमात्मा किसने देखा है? जीवन अभी है, अभी एंजॉय करो। इसको कहते हैं चरवाक फिलॉसफी। विदेश इसको कहता है इपिक्यूरियन फिलॉसफी। और फिर इसके आने की वजह से ये स्वीकृत हुआ, इसको ऑफिशियल मुहर लगी कि हाँ करना चाहिए।
उससे आगे क्या हुआ? स्वच्छंद समाज का निर्माण हुआ। आज वहां फ्राइड के सिद्धांतों का प्रभाव प्रायः हर अध्ययन क्षेत्र पर देखने में आता है। सभी पाश्चात्य विद्वानों ने इसको मान लिया। इसके परिणाम हुआ प्रोमिस्क्यूटी। इसे गंभीर समस्या मानने लगे। इस चारित्रिक संकट के कारण वहां के राजनीतिक जीवन में भी कहीं विप्लव हुए। परिणाम यह हुआ कि वहां के समाज के लोगों के सामने एक आदर्श जीवन वाले व्यक्ति ने यह जिसका चारित्रिक प्रभाव लोगों के लिए अनुकरणीय या प्रेरणापद हो, कोई ऐसा रहा ही नहीं। आम बाजारों में ऐसी दुकानें खुली जहां की साइन बोर्ड को देखकर मनुष्य के मन में यह निश्चय हो जाता है कि सभ्यता में सड़ांध पैदा हो चुकी है और इस देशों में पवित्रता को निकाला दिया जा चुका है। प्रेम और काम ये दोनों एक हो गए। सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ? लव और लस्ट। लोग इन दोनों को सेम मानने लगे। प्यार करना अर्थात उसका ये अभिव्यक्ति है, ये होना ही चाहिए, लस्ट। कहां प्रेम और कहां काम। इस फिलॉसफी के कारण ये दोनों एक हो गए। और जितनी फिल्में हैं उस फिल्मों में क्या दिखाते? यही दिखाते, प्रेम अर्थात काम। ऐसा दिखाते हैं कि जिसमें शरीर का कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम को ही काम के साथ एक कर दिया गया। ये एक भयंकर परिणाम हुआ। प्रोमिस्क्यूटी बढ़ी। प्रोमिस्क्यूटी अर्थात बचपन से ही ये सब इच्छाएं चालू हो जाती है। बच्चों में ही, स्कूल में ही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड सिस्टम चालू हो गया। आगे वहां प्रेम और काम को प्राय पर्यायवाची रूप से प्रयोग किए जाने लगा। हालत यह हुआ कि घर घर वेश्यालय बन गया। यह इसका परिणाम है इस फिलॉसफी का। और मनुष्य में यह पशु वृत्ति निरंकुश हो गई। इसी का एक पहलू यह भी है कि वहां के साहित्य में फिर इसका प्रभाव कहाँ आया। अगर आप समाज की घटनाओं को देखो तो कैसे प्रभावित होता है समाज। किताबें कहाँ से निकलती है? साहित्य होती है। फिर साहित्य वाला निकलेगा, फिर सिंगर निकलेंगे, फिर कोई मूर्तिकार निकलेगा, फिर चित्रकार निकलेंगे। चित्रकार कौन से चित्र बनाएगा? वही चित्र बनाएगा। साहित्य कौन सा बनेगा? वही साहित्य बनेगा। नॉवेल्स कौन सी बनेगी? वही नॉवेल बनेगी। गीत कौन से बनेंगे? फिल्में कौन सी बनेगी? मूवमेंट्स कौन से आएंगे? हिप्पी मूवमेंट आया, निरंकुश समाज। फैशन कहां से आई? क्लोथ्स। सब कुछ धीरे 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 कलर्ड हो गया समाज जैसे। और फिर धीरे धीरे ये जैसे स्वीकृत हो गया कि काम ही स्वाभाविक है, इसका दमन नहीं करना है। इसको अगर दबाओ तो पागलपन आता है, तो क्यों हम दबाए। और कलयुग के मनुष्यों के पास में शास्त्रों के आधार तो थे। बाइबल है, कुरान है, सब कुछ है, धम्मपद है। परंतु ये सब होते हुए उसकी बातें सब डेड जैसी अनुभव होने लगी, क्योंकि इसका आकर्षण बहुत ज्यादा था। उसके सामने धार्मिक रहने वाले व्यक्ति कम होने लगे। आगे काम को लेकर वहां की कलाकृतियों में प्रभावित है। पुस्तकों के मुख्य प्रश्न, नृत्य कैसे होंगे, डांस कैसा होगा। पहले ऐसे डांस नहीं थे वहां पर। अश्लीलता, गवारापन छा गया। इसी का अनुकरण आज भारत तथा पूर्व के देश भी करने लगे हैं। पवित्र बनने की चेष्टा करने की बजाय यह कहते हैं कि काम वासना तो स्वाभाविक है। सबसे बड़ा प्रभाव है सिगमंड फ्राइड का कि ये जो इच्छा है ये क्या है? स्वाभाविक, नेचुरल है। इसको दबाना नहीं है। इसकी अभिव्यक्ति के बिना भला कौन रह सकता है? स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग जाति बनी ही इसलिए है। फिर भगवान ने बनाया है क्यों? यही प्रश्न पूछते हैं लोग। उसमें आकर्षण होना स्वाभाविक है। पहले तो हमारे देश में दबे और छिपे रूप से था, अब वह ऐसा नहीं रहा। वासना के वशीभूत लोग आंखें खोलकर यह नहीं देखते कि काम विकार ने पश्चिमी देशों का कितना बुरा हाल कर दिया। पर हम ये नहीं देख पा रहे कि ये जो पाश्चात्य देश में ये फैला, उनका हाल क्या है आज जब पश्चिमी देशों के लोग आध्यात्मिक एवं चारित्रिक नेतृत्व के लिए भारत की ओर नजर लगाए, तब भारत के लोग पश्चिम का अंधानुकरण करने में लगे हुए। कैसी बात है। वो सोचते हैं कि हम इतने दुखी हो रहे हैं, ये पूरे इसमें फिगर दिए हुए है, कितने कितने डिवोर्स हो रहे हैं उधर। आज शादी 10 दिन में डिवोर्स, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यही चलता रहता है। एक भी तो विवाह स्थिर नहीं है। इसके पहले भी बताया कि फ्राइड के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप कितने भयंकर हुए। केवल परिणाम की बात नहीं, सैद्धांतिक रूप से भी हम देखें कि फ्राइड के मतों में कई त्रुटियां हैं। अब ये जो मत है उसका, उसमें प्रॉब्लम है।
बहुत सारे प्रॉब्लम है। एनालिसिस अगर करो, ऊपर से तो ठीक दिखा, पर जो भोले भाले लोग होते हैं उनको एनालिसिस की इतनी पावर थोड़ी होती है कि बैठ के उसके सिद्धांतों को एनालाइज करे कि भाई ये गलत है, ये गलत है। वो तो लोगों ने सुन लिया, देख लिया और स्वीकार कर लिया। एक नॉवेल पढ़ ली किसी ने जाके, तो नॉवेल में वो सब प्रेम कहानी, रोमांस लिखा हुआ है, जैसा दिखा है वैसा उसको करना है। जाकर फिल्म देखी, फिल्म में हीरो हीरोइन ने जो किया वही करना है। डांस, ऐसा ही डांस ज्वाइन करना है। किसको इच्छा है भरतनाट्यम सीखने की? कौन सीखेगा? वो इच्छा नहीं है। किसको इच्छा है क्लासिकल म्यूजिक सीखे या जाने? वो सब इच्छा ही नहीं है। ये सूक्ष्मता से समाज में जो जो हुआ वो देखना है, इसको समझने के लिए साइन बोर्ड, पिक्चर्स, पोस्टर्स, मूवीज, सॉन्ग्स, डांस, क्लोथ्स, लिटरेचर, मैगजीन्स, बुक्स, सब 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 प्रभावित है। व्यापार, सब कुछ। अब उसके जो 2 शिष्य थे, उसमें से सबसे मुख्य था कार्ल जूंग। ये जो शिष्य था ये भारत में आया था, कार्ल जूंग। उसने कहा कि नहीं, आई डोंट एग्री, ऐसा नहीं है। उन्होंने अनेक दृष्टांत दिए और ये सिद्ध किया कि हमारे गुरु जो है ना, गुरु जी में त्रुटि है, ऐसा नहीं है। कार्ल, उसने कहा कि काम विकार मूल नहीं है, इंस्टिंक्ट। उसने कहा कि मूल जो इंस्टिंक्ट है वो है अधिकार चेष्टा। उसने क्या कहा? इंस्टिंक्ट ऑफ पोजीशन, कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बड़ा हूं, पुरुष चाहता है कि मैं स्त्री पर शासन करूं। यह बड़ी चीज है, अधिकार, काम विकार नहीं। ये उसके एक शिष्य ने कहा। उसका जो दूसरा शिष्य था उसने कहा इंस्टिंक्ट ऑफ मास्टरी, प्रभुत्व चेष्टा। एक है वश में करना, एक है प्रभुत्व करना। ये 2 कुछ भी हो। आज बहुत से मनोवैज्ञानिक फ्राइड द्वारा बताए गए इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात की निंदा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन दोनों कॉन्सेप्ट की बहुत कड़ी निंदा की है, और जिनका अध्यात्म से कोई ज्यादा संबंध नहीं था, उन्होंने मनोवैज्ञानिक के रूप से निंदा की है। अब आगे बढ़ो। फिर उसके बाद में ये सब दिया हुआ है। शराब क्यों बढ़ गई? सिनेमा, मांस, अंडे, मच्छी, टीवी, शतरंज, ये सब क्यों बढ़ गया समाज में? गैम्बलिंग, ये सब 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 उसके परिणाम है। अब फ्राइड के सिद्धांतों द्वारा काम का देहाभिमान से उत्पन्न होना सिद्ध है। जगदीश भाई ने यहाँ लिखा है कि फ्राइड ने जो कुछ लिखा है वो किस रीति से ठीक है। अगर आपको अपने आप को शरीर समझते हो तो फिर सब कुछ ठीक है, अगर शरीर समझते हो। परंतु जैसे कहा, फ्राइड कभी भारत आया नहीं और फ्राइड को पता ही नहीं कि शरीर के अलावा भी कोई एक और अस्तित्व है। उसकी फिलॉसफी कहाँ तक है? मन तक है। मन की गहराई में गया, शरीर की गहराई में गया, शरीर का अध्ययन किया, उसने मन का अध्ययन किया। पर उसे ये चीज नहीं पता थी कि शरीर और मन के अतिरिक्त भी परे भी कोई और सत्ता है।